भी चलेगा मेरा अभी। चेक। वीडियो नहीं आ रहा है। भी चलेगा मेरा अभी। चेक। पीछे से कुछ तो हिसिंग साउंड आ रहा है। क्लियर नहीं है टोटली वॉइस। हुआ क्या? वो साउंड क्लियर अभी भी आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। देख, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए ना पीछे से। बाहर की आवाज नहीं है वो। चेक करो ना एक बार। बैकग्राउंड में कुछ तो आ रहा है साउंड, मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस है कुछ तो। खर खर आवाज इन बैकग्राउंड, ऐसे बच्चे का मैसेज आ रहा है। चेक। बैकग्राउंड साउंड है बट मैनेजेबल है, ऐसे बोल रहे बच्चे। चल, मैनेजेबल है तो शुरू करूँ क्या मैं? कितने को समझ रहा है क्या प्रॉब्लम है? तब तक मैं शुरू कर दूँ? पक्का? ठीक है। मिस्टर पटेल कह रहा है मैम वॉइस ही नहीं आ रही है, लो वॉइस है। क्या यार, मैं शुरू कर रही हूँ। करूँ? ठीक है। ओके, चलो। So very good evening to all of you all. Good evening to all my virtual students also. So I hope right now I'm audible as well as visible. थोड़ा बहुत अगर background का sound होगा तो please manage कर लेना. You all concentrate only on my voice and my revision. My team is trying to clear whatever issues are there. Okay? चलो आ जाइए. Voice अगर low है तो you can increase the volume of your mobile also, okay? Or you can use your earphones. आ जाइए चलो. So today we are starting with chapter number 4, which is relating to share capital and debentures. Okay. So this is a huge chapter और कल ही हमने देखा था कि ये chapter का weightage जो है वो भी काफी ज्यादा है और इंस्टीट्यूट का one of the favorite chapter है ये. तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखते हो, यू विल रियलाइज लिटरली हर एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर सवाल पूछे हैं. ओके, हर एक एग्जामिनेशन में. इनफैक्ट कुछ कुछ एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने 2 छोड़ो 3-3 सवाल भी इसी चैप्टर में से पूछे हुए हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. चैप्टर नंबर 4 रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. जहां तक हम इस चैप्टर की समरी देखें, ये चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 43 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 71. तो 43 से उसकी शुरुआत है और 71 तक ये चैप्टर जो है वो जाता है. ऑफ कोर्स इस चैप्टर में से कुछ सेक्शंस है जो इंस्टीट्यूट ने हटा दिए हैं, तो वो ना हमने क्लास में सीखा है और ना मैं उन सेक्शंस को रिवाइज करने वाले हूँ. जैसे कि सेक्शन नंबर 44, 45, 60 एंड 65 have been excluded and even section number 72 has been excluded from this chapter number 4
फ्रॉम योर सिलेबस. बाकी सारे सेक्शंस जो है आपके सिलेबस में है. सो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज सेक्शंस. जहां तक आज के एजेंडा की बात है, आज हमारा क्या एजेंडा होने वाला है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 43. ओके, तो हम 43 को रिवाइज करने वाले हैं. 43 के बाद डायरेक्टली वी आर गोइंग टू जंप टू सेक्शन नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55. तो ये पूरा बंच जो है सेक्शंस का, उसको हम करने वाले हैं आज कवर. मैं वापस से कहना चाहती हूँ आज का क्या एजेंडा होने वाला है. हम लोग 43 से शुरुआत करने वाले हैं और 43 के बाद वी आर गोइंग ऑन टू 49 टू सेक्शन नंबर 55. ये पूरा बंच आज जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं आज आपको नहीं छोड़ने वाली हूं. कल के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ एजेंडा क्या होने वाला है. कल का एजेंडा होने वाला है 46, 47, 48. ओके, उसके बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू 56, 57, 58 एंड 59. सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा. हाँ, 61 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है. हमने 61 किया था अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज. तो जब हमने मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन के बारे में देखा था सेक्शन नंबर 13, उसमें कैपिटल क्लॉज था, तो वहां पे हमने 61 को लिंक किया था. तो कल तक हमें 61 तक सारे सेक्शंस कर देने हैं कंप्लीट. ठीक है, और उसके बाद और एक दिन रहेगा तो हम आगे के सारे सेक्शंस जो है जैसे जैसे दिन आएंगे वैसे वैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे. चलो आज की शुरुआत हम कर लेते हैं. और आप लोग जानते हो जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा ना, चैप्टर नंबर 4 के बाद होने वाला है एक टेस्ट. ओके, तो जैसे हमने लास्ट टाइम कहूट का टेस्ट किया था विच वॉज रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर आई थिंक 1 एंड 2, अगला वाला जो टेस्ट रहेगा दैट विल बी रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 3 एंड 4. और जैसे ही हमारा कहूट का टेस्ट होता है ना, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन 1-2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, हमने जो आपको प्रॉमिस किया था जूम सेशन, वो होगा जहां पे 1-to-1 हम लोग इंटरैक्ट करेंगे और जो भी आपके इश्यूज है रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स आई विल बी गेटिंग देम रिजॉल्व्ड इंस्टेंटेनियसली. ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड ऑफ कोर्स यस, आज अनफॉर्चुनेटली स्वप्निल सर का FM इको का रिवीजन और मेरा लॉ का जो रिवीजन है उसका टाइमिंग क्लैश हो गया है. तो जस्ट इन केस योर फ्रेंड्स आर वाचिंग स्वप्निल सर्स FM इको, प्लीज टेल देम के जैसे ही सर का FM इको कंप्लीट हो जाता है वो लोग लॉ का ये चैप्टर जो है वो रिवाइज कर ले. दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड लेटर ऑन यूट्यूब, क्योंकि आज ही हमने चैप्टर 4 की शुरुआत की है. तो कल हम लोग नेक्स्ट बंच करने वाले. सो मेक इट श्योर दैट योर फ्रेंड्स आर गेटिंग द चैप्टर रिवाइज्ड विथ मी, बिकॉज दिस चैप्टर कैन नॉट बी मिस्ड और इट कैन नॉट बी स्किप. इंस्टीट्यूट का वेटेज आपने देख ही लिया है, ज्यादा कुछ बातें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. राइट नाउ यू ऑल आर इन दैट फेज वेर यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट मिस्ड. तो सर की आप बैच देख लो, अगर आपको देखना है दैट्स कंप्लीटली ओके विथ मी. बट if you all are doing sir's FM eco का revision right now with him, make it sure सर की बैच के बाद आप मेरा ये जो लॉ का रिविजन है वो भी कंप्लीट कर रहे हो. इट शुडंट बी एन ऑप्शन बिटवीन FM एंड इको एंड लॉ, इट हैज टू बी बोथ टुगेदर. तो दोनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट लाइव देख सकते हो और बाकी आप अपलोडेड लेक्चर देख ही सकते हो. तो चलो शुरुआत करते हैं विद सेक्शन नंबर 43. सेक्शन नंबर 43 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, सेक्शन नंबर 43 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो अब देखो, आप लोग जानते हो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है. एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस कैपिटल इज नोन एज अ शेयर. The smallest unit of this capital is known as a share. जहां तक हम शेयर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 2, शेयर्स की डेफिनेशन कहती है अ शेयर is a share in the capital of the company and it also includes a stock. A stock is nothing but these are a lump sum of shares. So lump sum of shares together is known as a stock. So stock is a collection or it is a bundle, it is a lump sum of fully paid up shares. Stock is also included in the definition of shares. Shares की जहां face value होती है,
स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती है। यही कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, वापस से बोल सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो शेयर्स प्रेफरेंस नहीं है उनको कहते हैं एज इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? ऐसे शेयर्स जिनको मिलता है प्रेफरेंस, ऐसे शेयर्स जिनको मिलता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स, वन इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टू is the repayment of capital during the winding up। तो जिन शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, देन सच शेयर्स विल बी नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आपके शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो उसको माना जाएगा एज इक्विटी शेयर्स। Now preference shares are also divided into various types and equity shares are also divided into various types. So very good, Khushi, Harshita and Divya, very good. Why are only the girls answering? What about the boys? Come on, you all also have to answer with me. अब यही preference shares जो है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले on the basis of dividend, preference shares are divided into two types, cumulative preference shares and non-cumulative preference shares। ऐसे preference shares जिनका डिविडेंड accumulate होते रहता है और जिस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो आपको उस साल का तो डिविडेंड मिलता ही है, प्रीवियस ईयर्स का भी डिविडेंड मिलता है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नहीं है देन दे विल बी रिगार्डेड एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, preference shares are divided into convertible and non-convertible preference shares. Those preference shares which get converted into the equity shares of the company will be known as convertible preference shares. And those preference shares which are born as preference shares and they die as preference shares are known as non-convertible preference shares. अब देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लॉ मेकर ने इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन में ये चीज क्लियर भी की है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार, कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्स्ट्रा डिविडेंड एंड द एक्स्ट्रा रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, ऑफ कोर्स रीपेमेंट के वक्त आप इनको प्रायोरिटी दे रहे हो क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स है, या डिविडेंड देते वक्त आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दे रहे हो इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा डिविडेंड, एक्स्ट्रा एसेट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, उसमें अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन द प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज participating preference shares. They are known as participating preference shares. Yes or no, guys? And usually preference shares are non-participating preference shares. But though they are participating in extra profit or extra capital, they are still regarded as preference shares only. ऐसा नहीं हो जाएगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो लोग इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। They are still known as प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। रिडेम्पशन के बेसिस पे आप लोग जानते हो प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो वो रिडीमेबल होना कंपलसरी है एंड दैट टू सच रिडेम्पशन हैज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years। कितने सालों में प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं? विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कंपलसरी रिडीमेबल है और वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जिनको हमने कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं, वो हम सेक्शन नंबर 55 में आज देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उन शेयर्स को कहा जाएगा एज इक्विटी शेयर्स। इवन द इक्विटी शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
the ordinary equity shares and equity shares with differential voting rights. Okay, अब ये जो equity shares है with differential voting rights, अगर कंपनी चाहे इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर सकती है, बट अगर कंपनी डीवीआरस इशू कर रही है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट इट हैज टू कंप्लाई, देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट इट हैज टू कंप्लाई, और जब तक आप ये कंडीशंस को पूरा नहीं करते हो, आप डीवीआरस भी इशू नहीं कर सकते हो. तो कौन से है वो कंडीशंस जो आपकी कंपनी को फॉलो करने पड़ेगी इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? सबसे पहली बात तो आपके आर्टिकल्स में होनी चाहिए ऑथोरिटी. इफ यू वांट टू इशू शेयर्स, वेरी गुड, मुकेश कह रहा है मैम जैसे क्लास में आपने एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का, तो टाटा मोटर्स ने इशू किए थे शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. वंडरफुल. तो अगर टाटा मोटर्स ने डीवीआर इशू किए होंगे, ऑब्वियसली बात है उन्होंने कुछ प्रोविजंस को फॉलो करते हुए डीवीआर इशू किए होंगे. तो हमने रूल 4 देखा है, रूल 4 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, और इसी रूल के हिसाब से सबसे पहली बात तो आपकी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है अगर उसके आर्टिकल्स में है वो पावर. रेजोल्यूशन कौन सा लगता है डीवीआर इशू करने के लिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. हाँ, डीवीआर को इशू करने के लिए लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो भले ही ये बिजनेस है स्पेशल, बट रेजोल्यूशन लगता है ऑर्डिनरी. कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. वेरी गुड. प्रिया, रिया, फैजू, मयंक, निकिता, हर्षिता, अभि शर्मा, रुखसाना, smile with Saki. Very good. Okay, so the resolution that is required will be a ordinary resolution. साथ साथ में लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि आपके ये जो डीवीआर है, so the voting on these DVRs shall not exceed 74% of the total voting power. तो ये 74% आपको करेक्ट इनकरेक्ट या तो फिर एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. अर्लियर थिंग्स वर डिफरेंट, अमेंडमेंट के बाद नाउ इट इज 74%. ओके, तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स में पावर होना जरूरी है. सेकेंड रेजोल्यूशन जो लगता है दैट विल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. और तीसरी चीज, आपका ये जो वोटिंग पावर है डीवीआरस का, वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. तो ये कुछ 3 फंडामेंटल कंडीशंस हैं. उसके अलावा देयर आर 4 डिफॉल्ट बेस्ड कंडीशंस. ये भी आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे इफ योर कंपनी विशेस टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. The company should not have defaulted in filing the financial statements and the annual returns for 3 financial years immediately preceding the financial year. The company should not have defaulted in filing what? Financial statement and annual return for how many years? 3 financial years immediately preceding the financial year in which you have decided to issue shares with differential voting rights. Along with that, आगे का point कहता है there should not be any subsisting default. Subsisting मतलब alive. There should not be any subsisting default in the payment of declared dividend, okay, to the shareholders or in the repayment of matured deposits, okay, or in the redemption of preference shares or the debentures or any interest that is due upon it. इनमें कोई भी subsisting default नहीं होना चाहिए. Along with that, the company should not have defaulted in the payment of any term loan from any public financial institution or any scheduled bank. या तो फिर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को जो फंड्स देने थे उसको देने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, या कोई भी अमाउंट जो कंपनी को क्रेडिट करना था इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, उसके भी पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट कंपनी ने नहीं किया है. और अच्छा चलो, अगर डिफॉल्ट किया भी है
then the default has been made good and 5 years have expired since the default has made good. और एक लास्ट पॉइंट कहता है कि पिछले 3 सालों में कंपनी should not have been penalized under the RBI Act, SEBI Act, SICRA and FEMA. इन 4 एक्ट्स में पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई भी गंदा काम नहीं किया है और उसमें वो पिनलाइज नहीं है. ये सातों भी कंडीशन अगर आप एक साथ पूरी करते हो तो ही आपकी कंपनी जो है वो इशू कर सकती है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो इशूइंग ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, इसका जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना होता है, दिस यू नीड टू पास बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. तो पोस्टल बैलेट में कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंपल्सरी रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाना पड़ता है थ्रू द पोस्टल बैलेट ओनली, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इंक्लूडेड है. या तो आप रेजोल्यूशन पास कराओ थ्रू अ पोस्टल बैलेट, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ईजीएम कंडक्ट करके ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो. ईजीएम कंडक्ट करो फिजिकली और ई वोटिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए. तो या तो यू गेट द वोटिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट और कंडक्ट अ मीटिंग फिजिकली along with e-voting facility. Yes or no guys? पक्का 100%. आपके कोई भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आप डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. डीवीआर को अगर आपको इशू करना है तो आपको ये 7 कंडीशंस कंपल्सरी कंप्लाई करने ही पड़ेंगे. आपके लिए कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं है कि चलो हम क्या करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी चीज हम अलाउ नहीं करेंगे. सो दैट वाज व्हाट वाज गिवन इन द रूल्स. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 43. अब हम बढ़ते हैं आगे. चलो तो मैंने आपको बताया 43 के बाद वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू सेक्शन नंबर 49. तो हमारा ये जो चार्ट है ना, चार्ट नंबर 4.2, वो किया जाने वाला है कल. आज हम लोग कर रहे हैं सेक्शन नंबर 49. तो आप लोग डायरेक्टली आ जाइए टू चार्ट नंबर 4.3. ओके, सबसे पहले हमने एक ही सेक्शन अभी तक रिवाइज किया है, वो है सेक्शन नंबर 43. अब हम कर रहे हैं 49 से लेकर 55 सारे के सारे सेक्शंस रिवाइज. तो 49 पे आ जाओ. बता सकते हो सेक्शन नंबर 49 किस बारे में बात कर रहा है? कॉल्स ऑन शेयर्स. जब कभी भी आप आपके शेयर्स पे कॉल्स करते हो, जब कभी भी आप आपके शेयर्स पे कॉल्स करते हो, दिस कॉल दैट यू आर मेकिंग ऑन योर शेयर्स हैज टू बी डन ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. खड़े रह के पढ़ाती हूं मैं, बैठ के वो वाइब नहीं आ रही. सो कैमरा ठीक है ना? अगर मैं खड़े खड़े पढ़ा रही हूँ तो चेक कर लो एक बार. तो जब कभी भी आप शेयर्स पे कॉल करते हो, this call that you are making on the shares has to be done on a uniform basis. Has to be done on a uniform basis. मतलब क्या? You cannot discriminate between the shareholders. अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लास है शेयर्स का, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लास है शेयर्स का, और अगर इन शेयर्स पे आपने 2 रुपए बुलाए हैं, ये 2 रुपए आपको सभी मेंबर्स से बुलाने होंगे. आप ये नहीं कह सकते हो आप हाँ बस सिर्फ 1 रुपया दो, आपको 2 रुपए देना है और बाकी लोगों ने कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा. ऐसा अलाउड नहीं है. अगर एक ही क्लास के शेयर्स है तो ये शेयर्स पे कॉल जो होता है इज यूजुअली डन ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. ओके, इट हैज टू बी डन ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. You cannot distinguish or discriminate between the members of the same class of shares. That's it. सेक्शन नंबर 45 यही कॉल्स टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस के बारे में बात कर रहा है. अच्छा ठीक है, अगर आपके शेयर्स दूसरे क्लासेस के हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स है जो डीवीआर वाले हैं, कुछ इक्विटी शेयर्स है जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है, आपने सभी पे कॉल्स किया है, बट किसी पे 2 रुपए, किसी पे 4 रुपए, किसी पे 6 रुपए, ऐसा चलेगा क्या? यस. बट अगर आपने एक क्लास पे 2 रुपए मंगवाए
उन मेंबर्स में से सभी से 2 रुपए ही मांगने पड़ेंगे, इनमें से सबसे 4 रुपए ही मांगने पड़ेंगे, और इनमें से सबसे आपको 6 रुपए ही मांगने पड़ेंगे। सेम क्लास के मेंबर्स में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? पक्का 100%? ओके, सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 49। अगला सेक्शन है जो भी काफी छोटा सेक्शन है, जो बात करता है सेक्शन नंबर 50, कंपनी टू एक्सेप्ट अनपेड शेयर कैपिटल दो नॉट कॉल्ड अपॉन। इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ये पावर दे, अगर कंपनी के आर्टिकल्स पावर दे, तो कंपनी क्या कर सकती है? वो पैसा भी एक्सेप्ट कर सकती है जिसके ऊपर अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। ये जो अमाउंट है उसको कहते हैं एज कॉल्स इन एडवांस। बट जहां पे कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट किया है, कुछ बातें रूल्स के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए रिलेटिंग टू कॉल्स इन एडवांस। 1, कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट है उस पे आपको कोई एडिशनल वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज बाकी लोगों का टोटल अमाउंट शेयर्स पे बुला के 5 रुपीज है, आपने क्या कर दिया? आपने 10 रुपए दे दिए और आपके शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स कर दिया है। बाकी लोगों ने इन टोटल 5 रुपए ही दिए हैं, आपने इन टोटल दे दिए हैं 10 रुपए। अगर वोटिंग 1 शेयर 1 वोट है, सबको 1 शेयर 1 वोट के हिसाब से ही वोटिंग राइट दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पेड अप अमाउंट। आप ये नहीं कह सकते दूसरे लोगों ने तो 5 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए दिए तो मुझे 2 वोटिंग दो, ऐसा अलाउड नहीं है। कॉल्स इन एडवांस पे यू गेट नो एडिशनल वोटिंग पावर। ऑफ कोर्स यस, अगर आपके आर्टिकल्स पावर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है ऑन द कॉल्स इन एडवांस दैट यू हैव पेड, बट दिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन, बोलो वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग बोलो, ये जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा आपने लिया है इसका जो इंटरेस्ट है वो कितने % से ज्यादा नहीं हो सकता है? मोर देन 12%। इट कैन नॉट बी मोर देन 12%। इट कैन नॉट बी मोर देन 12%। Very good, Nikita and Harshita. Along with that, my dear friends, ये जो calls in advance का पैसा है, this can be given only during the winding up. लाइफ टाइम में आप ये पैसा कंपनी से वापस नहीं मांग सकते, और वाइंडिंग अप के वक्त भी ये जो पैसा आपको दिया जाता है, दिस विल बी गिवन टू यू ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स टू द क्रेडिटर्स, but before making the payments to the preference shareholders. So this is where the amount will lie for the repayment. Yes or no guys? Pakka? छोटे छोटे sections है. Next, section number 51. Section number 51 talks about payment of dividend in proportion to the paid up amount. Section 51 कहता है कंपनी अगर चाहे तो मतलब क्या ये कंपलसरी है या क्या ये ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। तो कंपनी अगर चाहे इट कैन पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। इट मे पे डिविडेंड ऑन द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर, बट प्रैक्टिकली जहां तक हमने देखा है मार्केट, यूजुअली डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, बट एन ऑप्शन इज गिवन अंडर 51। तो ये तो कंपनीज की चॉइस है। अगर कंपनीज चाहे दे कैन पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट दैट इज पेड अप ऑन ईच शेयर। क्या वापस आप लोग 49, 50 और 51 की समरी मुझे बता सकते हो? 49, जब कभी भी आप शेयर्स पे कॉल करते हो, बताओ ये कॉल करते वक्त क्या होना चाहिए? बोलो ना। These calls have to be made on a uniform basis. You cannot discriminate among the members of the same class of shares. 50 बात करता है कि अगर आपके आर्टिकल्स पावर दे, आप कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हो। कॉल्स इन एडवांस पे कोई भी एडिशनल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा।
और 51 कहता है अगर कंपनी आप चाहो तो यू आर अलाउड टू पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर. सो दिस वाज द सुपर क्विक रिविजन ऑफ 49, 50 and 51. Now let us move on to the next provision which is relating to section number 52, application of premium received on issue of shares. आ जाइए. एक पीपीटी है जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को. जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, जनरल रूल क्या कहता है, ये जो आपने शेयर्स इशू किए हैं, कैन यू इशू द शेयर्स एट पार? अरे बोलो ना, बहुत इजी है. एट पार क्या आप इशू कर सकते हो? एट पार मतलब क्या? योर फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इशू प्राइस. अगर कंपनी चाहे कैन इट ऑल्सो इशू द शेयर्स एट अ प्रीमियम? अरे बोलो. लैपटॉप हैंग हो गया मेरा. अगर कंपनी चाहे कैन इट ऑल्सो इशू द शेयर्स एट अ प्रीमियम. प्रीमियम मतलब क्या? इशू प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू. और जनरल रूल कहता है अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट. सेक्शन 53. बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो? 53 का भी एक्सेप्शन है. वन सच एक्सेप्शन इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 54. और 53 में भी और एक एक्सेप्शन है जहां पे स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के द्वारा आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. बट 53 पे बाद में आएंगे. पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन सेक्शन नंबर 52 जो बात करता है अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम, ये प्रीमियम का पैसा आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो, इस बारे में चर्चा की गई है अंडर सेक्शन नंबर 52. तो देखिए, सेक्शन नंबर 52 क्या बोल रहा है. सबसे पहली बात तो क्या आपकी कंपनी इज अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 133? अगर इस सवाल का जवाब है हाँ, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर सकते हो ओनली फॉर 3 पर्पसेस. दैट्स इट. बायबैक, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स. There are only 3 purposes for which the securities premium can be utilized if your company is covered under section 133. One is issue of bonus shares. Second is for buyback and the third is for writing of the discount on the issue of equity shares. But if your company is not covered under 133, तो ऐसे केस में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर सकते हो फॉर 5 पर्पसेस. फॉर 5 पर्पसेस. 1 is bonus shares. 2 is buyback. तीसरा, writing of discount on the issue of shares और डिबेंचर्स. यहां पे डिबेंचर्स को भी कवर किया गया है. उसके अलावा और 2 चीजें हैं. राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच सेज प्रीमियम जो होता है ना, जो आप देते हो जब आप आपके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, वो भी प्रीमियम आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैलेंस. सो बेसिकली देयर आर 5 places where you can use your securities premium account balance. ये सेक्शन वही चीज कहता है 52 एप्लीकेशन, कहां कहां आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को अप्लाई इस्तेमाल कर सकते हो. एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स. इसी के लिए मैंने क्लास में एक मेमोरी टेक्निक भी दी थी. वेरी गुड. स्माइल विद साकी एंड दिव्या राव एंड अभि शर्मा. प्रिलिमिनरी बोनस शेयर्स डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बायबैक करो. प्रिलिमिनरी बोनस शेयर्स को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बायबैक करो. प्रिलिमिनरी इज फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस.
Writing off of preliminary expenses. Bonus shares is for bonus shares. Issue of bonus shares. Preliminary bonus shares ko discount is for writing off of discount on the issue of shares or debentures. Premium is the premium that you pay when you're redeeming your preference shares, and buyback is for buyback. तो preliminary bonus shares को discount पे या premium पे buyback करो. These are the 5 places which are allowed, okay, where the securities premium can be applied by the company if you are not covered under section 133. Yes or no, guys? So this is about section number 52. तो अभी तक देखो हमारे 5 sections हो गए शायद से. 43, 49, 50, 51, 52. तो बताओ 43 किस बारे में बात कर रहा था? Kinds of share capital. 49 बात कर रहा था calls to be made on a uniform basis. फिर सेक्शन नंबर 50 किस बारे में बात कर रहा था? Calls in advance. 51 dividend can be paid in proportion to the paid up amount, and 52 application of securities premium, जिसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है. अगर आप 133 में कवर हो रहे हो 3 कारणों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आप 133 में कवर्ड नहीं हो it can be utilized for 5 purposes. Yes or no, guys? बोलो. So this is about section number 52. Now we are going on to section number 53. 53 बात करता है prohibition on the issue of shares at a discount. Though this chapter is a very vast chapter, I think it's a very easy chapter. It's very simple. सिर्फ क्लास में भी पढ़ाते वक्त और अब रिवीजन में भी मैं वही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ. ये चैप्टर को ना आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो. जैसे कि आज हमारा पहला हिस्सा है जहां हमने 43 किया है और 49 से 55 किया है. फिर कल हम देखेंगे शेयर्स टू बी इशूड इन फिजिकल फॉर्मेट, तो शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में देंगे, कौन साइन करता है, एंड वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरे सेक्शंस भी है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, रेक्टिफिकेशन, फिर वेरिएशन, और वो सब हम देखेंगे. वो सेकंड बंच है. फिर तीसरा जो बंच है दैट इज रिलेटिंग टू ऑल फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, बाय बैक, और ये सब हम देखेंगे. और लास्ट वाला जो हिस्सा है दैट इज रिलेटिंग टू डिबेंचर्स. ओके, तो ऐसे करके 4 हिस्सों में अगर आप मेरे साथ भी रिविजन करते हो और घर पे भी आप करते हो, दिस चैप्टर विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर ऑल. बच्चे डर जाते हैं क्योंकि काफी वास्ट है ना. 43 से शुरू होता है एंड देन इट गोज अप टू 71. वैसे ही चैप्टर नंबर 7 जो है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी 88 से शुरू होता है, रजिस्टर्स. ओके, 88 से शुरू होता है, इट गोज अप टू 122. वो भी बहुत वास्ट है, बट आई बिलीव चैप्टर 4 एंड 7 आर द इजीएस्ट चैप्टर्स. मीटिंग्स का चैप्टर कैसे अपन ने क्लास में तो किया था, क्विज भी कंडक्ट किया था, मजा आ गया था. एक पूरा पापा चार्ट बनाया था जिसमें सारे सेक्शंस को इंटरलिंक करके हमने सारे प्रोविजंस को समझा था. सो थिंग्स बिकम वेरी इजी इफ यू लर्न इट एंड रिवाइज इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आप ऐसे ही मगाप करोगे देन देयर इज गोइंग टू बी नो यूटिलाइजेशन. बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन नंबर लर्न करने की मेमोरी टेक्निक बनाते हैं. तो सेक्शन नंबर तो लर्न हो जाता है बट उसका कंटेंट ही लर्न नहीं होता. तो व्हाट्स द यूटिलिटी, कम ऑन टेल मी. यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपकी मेमोरी स्किल्स चेक नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट ये चेक कर रहा है कि आपको समझा है, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, आपने जो कॉन्सेप्ट को समझा है क्या आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो, और क्या आप आपका नॉलेज प्रेजेंट कर पा रहे हो. ऑफ कोर्स राइटिंग द सेक्शन नंबर विल ऑलवेज बी अ चेरी ऑन द केक, बट सेक्शन नंबर याद है और कंटेंट ही याद नहीं है तो क्या मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. सो गिव इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. उसमें दिमाग लगाओ, अगर कंटेंट में नहीं लगाओगे तो क्या है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बात नहीं बनने वाली है बेटा. ऑफ कोर्स इफ यू आर राइटिंग द सेक्शन नंबर ऑलवेज गिव्स द बेटर एडवांटेज, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था योर पेपर इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर मैं एग्जामिनर हूं, मेरे को 500 पेपर्स मिले और 500 में से 10 ही बच्चे जो सेक्शन नंबर कोट करे तो ऑब्वियसली बात है आई विल बी इंप्रेस्ड बाय दोस किड्स. सो राइटिंग अ सेक्शन नंबर इज ऑलवेज एन एड ऑन. और इसलिए जब मैंने ये रिवाइज करी ना, आपने देखा होगा मैं बराबर सेक्शन नंबर बोल के रिवाइज करवा रही हूँ.
क्योंकि जितनी बार आपके नजरों से जाएगा तो क्या होगा, आपको याद करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर आप घर पे भी करोगे तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ रिमेम्बरिंग द सेक्शन नंबर। और इसीलिए जो त्रिशूल बैच के नोट्स में मैंने लिमिट चार्ट भी बनाया है ना, लिमिट चार्ट मैंने सेक्शन नंबर के हिसाब से ही बनाया हुआ है ना। तो उसी सीक्वेंस में आप कीजिए, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, बहुत सिंपल है लॉ, बहुत सिस्टमैटिक भी और लॉजिकल भी है, प्रोवाइडेड यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अगर बच्चा डायरेक्शन लेस है, पूरी बैंड बच जाएगी लॉ में, फिर उतना ही खराब भी हो सकता है रास्ता। आ जाइए 53 जो है वो ये कहता है कि कंपनीज जो होती है, कंपनीज दे आर प्रोहिबिटेड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। तो स्ट्रेट अवे 53 ने लिख दिया है, सेक्शन में लिखा है दैट अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इट इज गेटिंग कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो 53 का ही एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 54। ओके, तो 54 है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो आज ही हम रिवाइज करने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर इट। बट पहला सेंटेंस क्या कहता है, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। और अगर कंपनी ने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर भी लिया तो हम कहते हैं सच एन इशू इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ। नल मतलब इट्स अ नलिटी। कानून को ये नजर ही नहीं आ रहा है कि आपने इन शेयर्स को किया है इशू। बट टू एवरी जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। तो अब यही सेक्शन में दो एक्सेप्शंस बताए गए हैं। वन, सेक्शन नंबर 54 जो बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, यू कैन इशू देम एट अ डिस्काउंट। और 54 के बारे में डिटेल चर्चा अभी हम करने वाले हैं। बट और एक एक्सेप्शन उसी सेक्शन में दिया गया है, और वो ये कहता है जब आपकी कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है एट अ डिस्काउंट, but these shares that your company is issuing at a discount is in accordance with a strategic debt restructuring scheme which you are for which you are following the directions which are given by the Reserve Bank of India or the Banking Regulation Act 1949। तो ये जो आपने शेयर्स को इशू किया है डिस्काउंट पे, this is in accordance with a strategic debt restructuring scheme, okay, in accordance with the guidelines or directions given by the RBI or the Banking Regulation Act 1949। तब आप शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। So this is all about section number 53, okay। अब हम जाते हैं टू सेक्शन नंबर 54, चार्ट नंबर 4.4, जिसमें 54 और 55 दोनों बातें कवर्ड है, एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडे। 54 जो बात करता है रिलेटिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। किस बारे में बात कर रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब सुनो मेरी बात, स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए जब कभी भी आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, उन डायरेक्टर्स को या उन एम्प्लॉयज को, उन डायरेक्टर्स को या उन एम्प्लॉयज को जिन्होंने प्रोवाइड किया है कंपनी को कुछ टेक्निकल नो हाउ और सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सम वैल्यू एडिशंस, then such shares which you have issued at a discount will be known as sweat equity shares, okay। So equity shares that are issued to the directors or the employees at a discount, या कभी कभार sweat equity shares are also issued for a consideration other than cash। But why are you providing these shares to them? Because they have provided the company with some technical know-how or some intellectual property or some value additions. Then such shares that are issued are known as sweat equity shares। जैसे कि हमने कुछ कार की डिजाइन्स बताई है, या तो हमने कोई नया टाइप का परफ्यूम क्रिएट किया है, तो ऐसे केस में हमने वैल्यू एडिशन किया है इन द कंपनी,
So instead of giving you cash, we might issue you sweat equity shares. Okay, तो उस केस में sweat equity shares issue करना allowed है, and these shares that are issued are usually issued at a discount. अब देखो, जब कभी भी आपकी कंपनी sweat equity shares issue करती है, sweat equity shares that are issued, उसके लिए लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन. कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब फॉर्म नंबर MGT 14 टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. अब जब कभी भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो अलॉन्ग विद एन SR, दिस बिजनेस इज ऑल्सो स्पेशल बिजनेस. अड्डा नहीं है, अदर देन अड्डा है. अगर अदर देन अड्डा है, दिस इज अ स्पेशल बिजनेस. And because it is a special business, my dear friends, what is required is also an explanatory statement. और इसी explanatory statement में आप लिखते हो material facts. तो material facts for passing the resolution. क्या होगा material facts? कितने number of shares दे रहे हो? क्या price पे आप दे रहे हो? Market का price क्या है? और कौन से director या employees को आप ये शेयर्स इशू कर रहे हो? तो ये फैक्ट्स के बारे में पता चलने के बाद मेंबर या तो रेजोल्यूशन पास करेगा या तो फिर वो इन अगेंस्ट हो जाएगा ऑफ द रेजोल्यूशन. Along with that, if your company is a listed company, आपको फॉलो करने होंगे सेबी के गाइडलाइंस. और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, मतलब इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, तो जो भी रूल्स हमने कंपनीज एक्ट में दिए हैं वो आपकी कंपनी को फॉलो करने होंगे इन ऑर्डर टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स. और वो रूल्स हम देखने भी वाले हैं. ठीक है, आ जाइए शुरुआत करते हैं ऑफ द रूल्स फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो पहली बात तो आप लोग जानते हो कि अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने होते हैं, द रेजोल्यूशन दैट इज रिक्वायर्ड इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ये जो SR है, इट इज वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. तो जैसे ये रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, 12 महीनों के अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स कर देने होंगे अलॉट. 12 महीनों के अंदर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स कर देने होंगे अलॉट. अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो, देयर इज अ लिमिट ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. देयर इज अ लिमिट ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. These sweat equity shares, okay, shall not be more than 15% of the existing paid up equity share capital in an year. Okay, or the shares of the issue value of 5 crores, whichever is higher. तो आप दो लिमिट्स निकालोगे, 5 करोड़ या तो फिर 15% of the paid up equity share capital. जो भी अमाउंट whichever is higher, जो भी अमाउंट हायर है उससे ज्यादा एक साल में आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते. और स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 25% of the paid up equity share capital at any time. मतलब ये जो 25% का लिमिट है ना, वो आजीवन लिमिट है थ्रू आउट. स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो shall not be more than 25% of the paid up equity capital of the company. स्टार्टअप के लिए हमने थोड़ा सा लीनियंसी पेश की है और कहा है स्टार्टअप के लिए इट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल. ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंस्टीट्यूट कभी कभार MCQ के लिए भी पूछ सकता है. स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को दिया है शैल बी लॉक्ड इन मतलब इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो आज सपोज आप डायरेक्टर हो, आपने कुछ वैल्यू एडिशन दिया है और उसी की वजह से मैंने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं. ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स मैंने आज आपको अलॉट किए, ये 3 सालों तक आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. सो बेसिकली देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को आप अपॉइंट कर सकते हो और यही रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है आपके शेयर्स के प्राइस को डिटरमिन करेगा. क्योंकि अब अगर सपोज आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो
आप इशू किस प्राइस पे कर रहे हो और मार्केट वैल्यू क्या है, ये कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आप प्रोफेशनली एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को हायर करोगे और इसी चीज में वो आपको करेगा हेल्प। और यही स्वेट इक्विटी शेयर्स का आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हो इन फॉर्म नंबर SH3। कौन से फॉर्म में? SH3 में आप मेंटेन करते हो एक रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 54। और अब हम जा रहे हैं टू द आखिरी सेक्शन ऑफ टुडेज रिवीजन विच इज सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, इशू एज वेल एज द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। सेक्शन नंबर 55 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, इशू एज वेल एज द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहली बात तो no company can issue preference shares which are irredeemable in nature. Every preference share compulsorily has to be redeemable in nature, and this redemption shall happen within a period of 20 years from the date of issue. सिर्फ अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए हमने कुछ लीनियंसी दी है और हमने कहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अगर चाहे तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है विद अ रिडेम्पशन टर्म ऑफ मोर देन 20 years, but this redemption term shall not be more than 30 years. In fact, from the 21st year आपको कम से कम 10% तो अमाउंट जो है वो करना होगा रिडीम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज 20 सालों से ज्यादा रिडेम्पशन टर्म रख सकती है, बट ये 20 सालों से ज्यादा 30 सालों से ज्यादा तक नहीं हो सकता है। मैक्सिमम टर्म जा सकता है ओनली अप टू 30 इयर्स, बट ये भी 30 इयर्स ऐसा ही 30 इयर्स नहीं है। लॉ मेकर कहते हैं 21st ईयर से आपको कम से कम 1/10 जो वैल्यू है वो करनी होगी रिडीम। अब देखो, हो सकता है आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं एट पार और समटाइम्स प्रेफरेंस शेयर्स कैन आल्सो गेट रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, बट रिडेम्पशन बाद में, पहले हम इशू की तो बात कर ले। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, इशू करते वक्त आपको पास करना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड? स्पेशल रेजोल्यूशन। और जब आप इन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो उसी समय पे आपका जो डिविडेंड का रेट होता है वो भी हो जाता है फिक्स्ड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी इज अर्निंग। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इशू किया जाएगा, दिया जाएगा टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन प्रायोरिटी टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द रिडेम्पशन पार्ट। अब फेस वैल्यू तक का जो अमाउंट है वो प्रेफरेंस शेयर्स को जब आप रिडीम करते हो, it can be given out of two sources. One is the proceeds of the fresh issue of shares. So one source of redeeming the preference shares is the proceeds of fresh issue of shares. या तो फिर out of the profits, या तो फिर out of the profits. But अगर आपने past profit का पैसा इस्तेमाल किया है for the redemption of preference shares, an equivalent amount has to be transferred to capital redemption reserve account, and this money has to be utilized only for one purpose, and that is for the issuance of fully paid up bonus shares to the equity shareholders. अब next point कहता है, अगर आप चाहो आप आपके preference shares redeem कर सकते हो even at a premium। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, ये प्रीमियम का अमाउंट कैन बी गिवन ईदर फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और इट कैन बी गिवन आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम का याद कीजिए, है ना,
जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, ये प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। और एक बात है इसी सेक्शन नंबर 55 में, एक छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Suppose company is not in a position to redeem its preference shares. Redemption का समय तो आ गया, but company is not in a position to redeem its preference shares. ऐसे केस में अगर कंपनी अप्रूवल लेती है ट्रिब्यूनल का, एंड along with the approval of the tribunal, कंपनी ने अप्रूवल लिया है of 3/4 of the members holding these preference shares. तो 3/4 ऑफ द मेंबर्स ने अपना कंसेंट दिया है और ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल दिया है, तो जितना आपका रिडेम्पशन का अमाउंट था अलोंग विथ, अगर ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड का अमाउंट भी कुछ अनपेड है, टोटल अमाउंट जितना भी ड्यू है आप क्या कर सकते हो, इन प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में इशू कर सकते हो दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स आप उनसे ले लोगे, मतलब वो रिडीम हो जाएंगे, और उसके बदले में यू आर इशूइंग फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विवेलेंट टू द अमाउंट दैट इज ड्यू इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड देयरऑन। ये चीज पॉसिबल है, बट ये चीज कब पॉसिबल है, जब आपने लिया है कंसेंट ऑफ so many holders who are equivalent to 3/4 of these preference shares, and the tribunal has also given the approval, then this is possible. Yes or no guys? तो ये छोटी सी बात थी जो दी गई थी अंडर सेक्शन नंबर 55। इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट जो है वो सवाल पूछती है, ठीक है। और ये आप लोग जानते हो CRR का अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, एंड दैट इज फॉर द इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो ऐसे करके आज देखो हमारा क्या क्या हो चुका है, लेट्स चेक इट आउट। इस चैप्टर में सबसे पहले बात तो बताओ, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, क्या सेक्शन 43 हो गया है? किस बारे में बात कर रहा था 43? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के DVR, ऑर्डिनरी और DVR के थे 7 कंडीशंस, ठीक है। फिर हमने किया सेक्शन नंबर 49 विच वाज रिलेटिंग टू कॉल्स ऑन शेयर्स टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। जब कभी भी कोई भी क्लास ऑफ शेयर्स पे आप कॉल करते हो, ये कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे हो सकता है और डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हो। 50 बात करता है कॉल्स इन एडवांस के बारे में। अगर आर्टिकल्स पावर करे तो फिर आप कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो, बट जहां आप कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो, यू विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल राइट ऑफ वोटिंग ऑन दिस एडवांस्ड अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिटेड विद द कंपनी। 51 कहता है अगर कंपनी चाहे, हमने उसको ऑप्शन दिया है कि वो डिविडेंड दे सकता है इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट दैट इज पेड अप। 52 बताता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। इस सेक्शन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, कंपनीज कवर्ड अंडर 133 एंड अदर कंपनीज। 133 में अगर आप कवर हुए हो तो आप सिर्फ 3 पर्पसेस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हो, बायबैक, बोनस इशू एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। Otherwise, it can be utilized for 5 purposes. Preliminary bonus shares को डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे बायबैक करो। 53 कहता है कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट कवर्ड अंडर 54 और in accordance to a strategic debt restructuring scheme following the RBI और Banking Regulation Act के directions। अगर आपने शेयर्स फिर भी इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट, सच एन इशू इज वॉइड एब इनिशियो। 54 बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए आपको लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन। आप
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देते हो जिसमें सारे मटेरियल फैक्ट्स लिखे होंगे, किसको दे रहे हो शेयर्स, कितने शेयर्स दे रहे हो, क्या प्राइस पे दे रहे हो, मार्केट का प्राइस क्या है, क्योंकि इसी फैक्ट को पढ़ने के बाद मेंबर डिसाइड करेगा फेवर या अगेंस्ट में उसको करना है वोट। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है आप फॉलो करोगे सेबी के गाइडलाइंस, अदरवाइज यू विल फॉलो द रूल्स गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और हमने रूल्स भी देखे कौन सी कंपनी एक साल में कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, आजीवन कितने कर सकती है, एंड वगैरह वगैरह। लॉक इन पीरियड याद रखना 3 सालों का है फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। और आखिरी सेक्शन जो आज हमने किया है 55, जो 2 चीजों के बारे में बात करता है, इशू as well as redemption of preference shares। जब आप preference shares को issue करते हो, you have to issue these shares which are redeemable within a period of 20 years। You cannot issue irredeemable preference shares। सिर्फ infrastructure companies can have a redemption term of more than 20 years but not exceeding 30 years, provided from the 21st year they are repaying back at least 10% of the redemption value। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू भी करते वक्त यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और इसी वक्त आप डिसाइड कर लेते हो इन प्रेफरेंस शेयर्स का नेचर, क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, डिविडेंड का क्या रेट है, कब रिडीम होगा, क्या वैल्यू पे रिडीम होगा, तभी डिसाइड किया जाता है जब आप इशू कर रहे हो इन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को, है ना। साथ साथ में प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है फेस वैल्यू के 2 सोर्सेज है और प्रीमियम के भी है 2 सोर्सेज। यही सारी बातें हमने की थी अंडर सेक्शन नंबर 55। कल जाके इफ द कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, वो 3/4 ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट ले, ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल ले, और इन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में इशू करे नए प्रेफरेंस शेयर्स which will also include the amount of dividend if not paid। Yes or no guys? So this is all about today's batch। Thank you so much। One more time I'm telling you all, if your friends have missed today's batch because of the clash in the timings, please make it sure that they are watching the lecture before tomorrow's session, क्योंकि कल हम लोग सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास मिल रहे हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10-15 के आसपास कल हम लोग मिलने वाले हैं। और कल का एजेंडा होगा 46, 47, 48, 56, 57, 58 एंड 59। 61 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट। तो मेक इट श्योर यू ऑल आर वाचिंग द लेक्चर। टुमारो वी आर मीटिंग इन द मॉर्निंग अराउंड 10 to 10:15 के बीच में। सो सी यू टुमारो मॉर्निंग। Thank you so much. Lovely revising with you all. Bye-bye. Bye-bye virtual students. Bye-bye Pavitra, Heta, Neha, Divya, Harshita, Khushi, Gautam, Pooja, Abhishek. Bye-bye Mehak and all others also.